Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदेव सिंह ठाकुर। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है फिलिप्स कर्व। दो पार्ट में हम ये वीडियो करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि AW फिलिप्स ने जो कर्व दी थी वो क्या बताती है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या होती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि केन्स ने कहा था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होती है वो पहले हॉरिजॉन्टल होती है और फिर उसके बाद वर्टिकल होती है। इसका रीजन क्या था कि केन्स जो बात करते थे वो बात करते थे डिप्रेशन के टाइम की, क्योंकि केन्स की जो थ्योरी आई थी वो डिप्रेशन के टाइम में आई थी। अब केन्स का मानना था कि जब तक तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल है, यानी कि जब तक हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं आ जाती, तब तक आप अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा भी देंगे तो उससे प्राइजेस इंक्रीज नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि प्राइस अगर पी है तो ये प्राइस इस एग्रीगेट डिमांड पे भी उतनी ही है और इस एग्रीगेट डिमांड पे भी उतनी ही है। यानी कि अगर हमने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा भी दी तब भी इकोनॉमी में क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और आउटपुट बढ़ेगा, पर इकोनॉमी में प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी उसके बाद अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली केन्स ने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता शॉर्ट रन में, यानी कि प्राइसेस तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ जाता। फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे की अगर सिचुएशन है, यानी कि अगर शॉर्ट रन की सिचुएशन है, तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने से, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो इन्होंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया था शॉर्ट रन में, ठीक है। लेकिन उसके बाद AW फिलिप्स आते हैं 1958 में, जिन्होंने यूके की स्टडी करी थी। 1861 से 1957 तक का इन्होंने डाटा लिया और इन्होंने पाया कि अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ चेंजिंग मनी वेजेस में रिलेशन होता है। अब वेजेस और प्राइजेस का सीधा सीधा रिलेशन है कि वेजेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और उससे प्राइजेस बढ़ेंगे। तो बेसिकली इन्होंने बात करी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन होता है। ओके, और कैसा रिलेशन होता है, इन्होंने कहा कि इनवर्स रिलेशनशिप होगी बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस, या फिर कह लीजिए रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ये बात करी फिलिप्स कर्व ने। अब किस बेस पे ये बात कर रहे थे कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। देखिए, इन्होंने सिंपल सी बात करी कि अगर इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी आप इंक्रीज करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब है कि आप इकोनॉमी में डिमांड फॉर लेबर बढ़ा रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी में लेबर की डिमांड बढ़ेगी और लेबर की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है, तो यानी कि बेसिकली डिमांड और ज्यादा लेबर की बढ़ती चलेगी। अब जब लेबर की डिमांड बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, यानी कि बहुत कम लोग अब अनएम्प्लॉय हैं, तो प्रोड्यूसर को और लेबर लगाने के लिए वेजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब इससे क्या होगा, वेजेस इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएंगे। अब वेजेस इकोनॉमी में इंक्रीज होने का मतलब है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे और जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये तो होगी जब बिजनेस एक्टिविटी हमारी बढ़ रही थी। अगर इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी कम हो रही है तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसर जो है उसका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा, मतलब कि तो वो क्या करेगा, मनी वेजेस अपनी कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन इकोनॉमी में जो लेबर यूनियन होती हैं वो क्या करती हैं, वो वेजेस कम नहीं होने देती। अब क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट तो बिक नहीं पा रहा है, यानी कि उसने सप्लाई तो कम करनी है ना, और कॉस्ट वो कम कर नहीं पा रहा है क्योंकि लेबर यूनियन वेजेस कम नहीं कर देंगी, तो वो क्या करेगा, अपनी लेबर कम कर देगा। लेबर कम करने का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई और ऊपर से उसकी सप्लाई जो है प्रोडक्ट की वो ज्यादा है, उसका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट के प्राइजेस कम कर देगा। क्योंकि डिमांड कम हो गई है वो प्राइजेस और कम कर देगा और प्राइजेस कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा इन्फ्लेशन कम होगा। तो इन्हीं दोनों बेसिस पे फिलिप्स ने कहा था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो देखिए, हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसी वाई एक्सिस पे आप वेजेस भी ले सकते थे, रेट ऑफ वेजेस भी ले सकते थे, जो कि फिलिप्स ने बात करी थी, दोनों एक ही बात होती है। और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर फिलिप्स कर्व की बात करें तो AW फिलिप्स ने कहा था कि फिलिप्स कर्व इस शेप में होगी, यानी कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। तो ये होगी हमारी फिलिप्स कर्व। यहाँ पे अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये है तो अनएम्प्लॉयमेंट ये है। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वेजेस कम होंगे और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वेजेस और कम होंगे। इस तरीके से ये वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन बताता है।
तो ये कर्व क्या कह रही है कि यहाँ पे स्टेबल और नेगेटिव रिलेशनशिप होती है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। अब आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, हमारा प्रोड्यूसर वेजेस कम नहीं कर पाता। किसकी वजह से नहीं कम कर पाता? लेबर यूनियन की वजह से। और इसी की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन कम होता चलता है जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसी रीजन की वजह से जो हमारी फिलिप्स कर्व होती है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, स्ट्रेट लाइन ना होके कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। अब यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट पर है, ओके, ये हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। ये फिलिप्स कर्व 1958 में एडब्ल्यू फिलिप्स ने दी। अब ये फिनोमिना बिल्कुल सही चलता रहा तब तक जब तक 1970s का स्टैगफ्लेशन नहीं आया। अब स्टैगफ्लेशन में क्या हुआ था? देखिए, स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जबकि इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए था? इसके हिसाब से कम होना चाहिए था। तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आई थी 1970s में, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। तो यानी कि अगर हम कहें कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, तो मान लीजिए हमारा इन्फ्लेशन इतना हो गया, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ गई? इस पॉइंट पे आ गई। अब यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि फिलिप्स कर्व क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था इसे हम फेलियर ऑफ फिलिप्स कर्व नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ फिलिप्स कर्व, यानी कि इस पॉइंट पे हमारी फिलिप्स कर्व शिफ्ट हो गई। अब अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में यहाँ पे भी नेगेटिव ही रिलेशन है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था कि ये शिफ्टिंग ऑफ फिलिप्स कर्व होगी, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था कि ये फेलियर ऑफ फिलिप्स कर्व होगा। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फ्रिडमैन जी आए और फ्रिडमैन ने कहा कि शॉर्ट रन में तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ होता है, यानी कि शॉर्ट रन में हम मान सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व होगी, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगी। बट लॉन्ग रन में कोई भी स्टेबल ट्रेड ऑफ नहीं होता इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, यानी कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप नहीं होती। ऐसा हमारे फ्रिडमैन ने कहा था अपनी फिलिप्स कर्व में। और फ्रिडमैन ने क्या दी थी? अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस दी थी। बेसिकली अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस दी गई थी एडमंड फेल्प के द्वारा। ओके, अब इस एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का यूज फ्रिडमैन ने फिलिप्स कर्व के लिए किया था। इसलिए कभी आपको क्वेश्चन आए कि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस किसने दी थी, सबसे पहले आप एडमंड फेल्प का नाम लिखेंगे, लेकिन अगर साथ में फ्रिडमैन भी दिया है तो आप फ्रिडमैन भी लिख सकते हैं। अब ये अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे कि फ्रिडमैन ने ये प्रूव कैसे किया कि शॉर्ट रन में तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ होगा, लेकिन लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ नहीं होगा। देखिए, ये हमारा डायग्राम है, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन है हमारे वाई एक्सिस पे, यहाँ पे हमने रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिया है। ओके, ये हमारी इकोनॉमी में रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है और हमारी इकोनॉमी इस A0 पॉइंट पर है और ये हो गई हमारी शॉर्ट रन फिलिप कर्व। अब हमारी इकोनॉमी में एक्सपेक्टेशन चल रही है 5%, यानी कि हमारे प्रोड्यूसर का मानना है कि इकोनॉमी में 5% ही इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है। तो ये हमने लिख दिया प्राइस एक्सपेक्टेशन 5%। अब फ्रिडमैन ने एक बात कही थी, फ्रिडमैन ने कहा था कि इस पॉइंट पे इकोनॉमी क्या होगी? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे होगी, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे होगी। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, फ्रिडमैन जो थे वो मोनेटरिस्ट थे, हमें पता है फ्रिडमैन जो थे वो मोनेटरिस्ट थे, और जो मोनेटरिस्ट थे वो ज्यादातर क्लासिकल से प्रभावित थे। ओके, वो ज्यादातर क्लासिकल से प्रभावित थे। तो फ्रिडमैन ने कहा कि इस पॉइंट पे इकोनॉमी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे होती है, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, और जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे वो सिर्फ वो लोग होंगे जो या तो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होंगे या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड होंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? मान लीजिए आपने एक जॉब छोड़ी और आप दूसरी जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके बीच में जो आप अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम पीरियड रहेगा आपका, उस टाइम आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, आपने एक जॉब छोड़ी है, आपने दूसरी जॉब ज्वाइन करनी है, उसके बीच में जो आप अनएम्प्लॉयड वाला टाइम पीरियड है आपका, हम कह सकते हैं कि आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मान लीजिए किसी इकोनॉमी में आप काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, और वहां पे जो मशीनरी आई है वो हाई टेक्नोलॉजी की आ गई और वो मशीन आपको चलानी नहीं आती, तो आप उसकी वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब उसे चलाने की आप स्किल्स सीखेंगे और स्किल सीख के आप दोबारा जॉब ज्वाइन कर लेंगे। तो जब उस टाइम पीरियड में जब आप वो स्किल सीख रहे हैं तब आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें हम सिर्फ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं, यानी कि सिर्फ इकोनॉमी में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट
एट विच इन द लेबर मार्केट, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसमें लेबर मार्केट में करंट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड हैं वो उतने ही हैं जितनी जॉब अवेलेबल हैं। और ये अनएम्प्लॉयड इसलिए एम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि या तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड है या फिर ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड है, लेकिन इनके लिए जॉब अभी पड़ी है इकोनॉमी में। ओके, तो यानी इकोनॉमी इस पॉइंट पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे चल रही है। हमारी प्राइस एक्सपेक्टेशन 5% है, यानी कि हमें पता है कि इकोनॉमी में 5% इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है और हमारे प्रोड्यूसर ने इसी अकॉर्डिंग वेजेस सेट करे हुए हैं, इसी अकॉर्डिंग इकोनॉमी में वेजेस और प्राइजेस सेट हैं। अब मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर ली। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी यूज करने से हमें पता है इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 7% हो गया, हमने मान के चले थे कि 5% होना चाहिए, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया 7%, यानी कि हमारा जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बेच रहा है उसके प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब हमारे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब उसे प्रॉफिट होगा तो अपना आउटपुट क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब हमारा प्रोड्यूसर जब आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेगा तो जो भी फ्रिक्शनली या फिर स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड लोग थे वो फटाफट उन्हें जॉब पे रखने की कोशिश करेगा, यानी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। समझ रहे हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी मान लीजिए इस पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, यानी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है और हमारी इकोनॉमी इस A1 पॉइंट पे आ गई। यहाँ तक तो सेम काम था जैसे शॉर्ट रन फिलिप कर्व में चलता है, ठीक है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन थी। अब इसके बाद काम शुरू होता है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि जब इकोनॉमी में 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा था तो उस टाइम वेजेस एंड प्राइजेस उसी अकॉर्डिंग सेट थे, ठीक है। वेजेस भी और प्राइजेस भी 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से सेट थे। अब इकोनॉमी में क्या हुआ, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की गई या मॉनेटरी पॉलिसी यूज की गई जिससे प्राइजेस बढ़ गए। प्राइजेस बढ़ गए यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया जो कि 7% हो गया। अब प्राइजेस भी बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यानी कि वेजेस उतने के उतने ही हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमारी लेबर को पता लग जाएगा कि हमारी रियल वेज कम हो चुके हैं। रियल वेज यानी कि मॉनेटरी वेजेस अपॉन में प्राइजेस। अब मॉनेटरी वेज तो उनके चेंज नहीं हुए, प्राइजेस बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि रियल वेज उनके कम हो गए हैं, ठीक है। अब रियल वेज कम होने से उनको लगेगा कि भाई हमारे वेज बढ़ने चाहिए, तो वो प्रोड्यूसर को कहेंगे कि हमारे वेजेस इंक्रीज कीजिए क्योंकि इकोनॉमी में 7% इन्फ्लेशन चल रहा है, हमारे वेजेस 5% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग सेट थे, आप हमारे वेजेस बढ़ाइए। अब हमारा प्रोड्यूसर क्या करेगा, वेजेस तो बढ़ा देगा पर लेबर कम कर देगा। वेजेस बढ़ा देगा, लेबर कम कर देगा क्योंकि उसको कॉस्ट ज्यादा आने लग जाएगा। पहले उसने लेबर बढ़ाई थी, वो इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि तब वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। अब वेजेस बढ़ गए हैं तो वो लेबर को कम कर देगा, यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई थी ये वापस उसी लेवल पे चली जाएगी, यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे हम फिर से आ जाएंगे। अब क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा पहले वाले सिचुएशन पे? नहीं, क्योंकि वेजेस भी तो बढ़ गए हैं। लेबर के कम होने से मान लीजिए इकोनॉमी में इनकम कम हुई है पर वेजेस भी तो कुछ लोगों के बढ़ गए हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो वही रहेगा लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हमारी वापस पहले वाले नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे चली जाएगी, यानी हमारी इकोनॉमी बेसिकली इस पॉइंट पे आ जाएगी B0 पे, और ये आ जाएगी हमारी नई शॉर्ट रन फिलिप कर्व जिसे हम शॉर्ट रन फिलिप कर्व 2 कह रहे हैं। ये शॉर्ट रन फिलिप कर्व 1 थी, ये शॉर्ट रन फिलिप कर्व 2 है। अब हमारे जो प्रोड्यूसर है उसने वेजेस और प्राइजेस किस अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% चल रहा है। अब वो मान के चल रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि फ्यूचर में भी 7% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहने वाला है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने गलत प्रेडिक्ट कर लिया कि ये जो 7% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना ये बहुत कम है इकोनॉमी में, तो उन्होंने और ज्यादा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर ली। अब उससे फिर दोबारा सेम प्रोसेस होगा, उससे क्या होगा, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट फिर से कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी इस B1 पॉइंट पे आ जाएगी। इस शॉर्ट रन फिलिप कर्व पे इकोनॉमी इस B1 पॉइंट पे आ जाएगी क्योंकि हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया और हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब फिर से थोड़े टाइम बाद लेबर को लगेगा कि हमारे रियल वेजेस कम हो गए हैं, तो वो वेजेस बढ़ाने की डिमांड करेंगे। अब वेजेस जब बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर वापस बढ़ जाएगी, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे हम फिर आ जाएंगे और इकोनॉमी इस पॉइंट पे आ जाएगी और ये आ जाएगी हमारी नई शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जिसे हम SP3 कहते हैं। अब यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्टेशन है
9%। अब आप देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट पे थी, थोड़े टाइम के लिए इज्जत तक गई, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े टाइम के लिए कम हुई, फिर दोबारा वापस इकोनॉमी इस पॉइंट पे आ गई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट वापस उसी पॉइंट पर आ गई। ओके, फिर दोबारा शॉर्ट टर्म के लिए हम इस पॉइंट पर गए, यानी कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, लेकिन फिर दोबारा हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गए। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाएं तो हमारे पास जो कर्व आती है वो है लॉन्ग रन फिलिप कर्व। और अगर आप इसे ध्यान से देखें, लॉन्ग रन फिलिप कर्व में अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं हो रहा है, चाहे रेट ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट उतनी की उतनी है, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में कोई स्टेबल ट्रेड ऑफ नहीं होता रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो ऐसे फ्रीडमैन ने प्रूव किया था कि इकोनॉमी में लॉन्ग रन में रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ नहीं होता। किस चीज का उन्होंने यूज किया था? दो चीज का यूज किया इन्होंने यहाँ पे। एक तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। यही सिचुएशन हमने देखी होगी क्लासिकल्स में, और हमारे मॉनेटरीज जो है क्लासिकल से बहुत प्रभावित है। ओके, तो फ्रीडमैन ने कहा इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, यानी इकोनॉमी में सिर्फ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ओके, दूसरी उन्होंने यूज किया अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का। और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू इट विच पीपल फॉर्म देयर एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पीरियड ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि लोग अपनी एक्सपेक्टेशन किसके हिसाब से सेट करते हैं? प्रीवियस पीरियड ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या था, और वो अपनी एक्सपेक्टेशन को तभी चेंज करेंगे या अडेप्ट करेंगे न्यू एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब एक्चुअल इन्फ्लेशन टर्न आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेट। जब एक्चुअल इन्फ्लेशन डिफरेंट आएगा एक्सपेक्टेड रेट से, यानी कि यहाँ पे उन्होंने सेट किया हुआ था प्राइस और वेजेस 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से, बट एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना आ गया? 7%। तो उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन चेंज कर दी, यानी कि नई एक्सपेक्टेशन को अडेप्ट कर लिया यहाँ पे 7% पे। ओके, अब वो जब तक इसे चेंज नहीं करेंगे, यानी कि शॉर्ट रन में हम इसी फ्लिप कर पे रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हम यहाँ पर पहुंच गए, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। वो तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक उन्हें पता नहीं लग जाता कि ये 9% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहने वाला है। तो फिर वो दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे दोबारा आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम पे जाते हैं, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं जैसे ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से जब हम कम अनएम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या कर जाता है? एक्सेलरेट कर जाता है, और इसी वजह से हम इसे एक्सेलरेटिंग हाइपोथेसिस ऑफ फ्रीडमैन भी कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एनी रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो इट्स नेचुरल रेट। अगर नेचुरल रेट से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में एक्सप्लोसिव इन्फ्लेशन होगा, या फिर कह लीजिए एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन होगा। इसीलिए इसे हम एक्सेलरेटिंग हाइपोथेसिस ऑफ फ्रीडमैन भी कहते हैं। अब इस फ्रीडमैन की हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म भी हुआ था। क्या क्रिटिसिज्म हुआ था? देखिए, पहला ये हुआ था कि वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप कर्व इंप्लाइज दैट पीपल करेक्टली एंटिसिपेट द फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट। वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप कर्व जो हमने बनाई है वो कहती है कि लोग करेक्टली एंटिसिपेट कर लेते हैं, यानी कि गेस कर लेते हैं कि फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट क्या रहने वाला है। जबकि क्रिटिक्स का मानना था कि लोग सच में इन्फ्लेशन रेट करेक्टली एंटिसिपेट नहीं कर सकते, खासकर जब प्राइजेस सर्टेन ना हो, यानी कि प्राइजेस हो सकता है कभी फास्टर वे में बढ़े, कभी हो सकता है स्लो रेट से बढ़े। इसीलिए फिलिप्स कर्व का ये मानना कि लोग इन्फ्लेशन को करेक्टली एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ये गलत है। ओके, सेकंड क्रिटिसिज्म था इन वन ऑफ हिज राइटिंग फ्रीडमैन हिमसेल्फ एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी दैट लॉन्ग रन फिलिप कर्व माइट नॉट जस्ट बी वर्टिकल। अपने खुद के ही एक आर्टिकल में फ्रीडमैन ने ये माना था कि हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि फिलिप कर्व वर्टिकल ना हो बट कुड बी पॉजिटिवली स्लोप, बल्कि हो सकता है कि वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो, यानी कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, जैसा कि हमने स्टैगफ्लेशन के केस में देखा था। तीसरा क्रिटिसिज्म था इट इज बिलीव दैट वर्कर हैव ए मनी इल्यूजन, कि वर्कर्स को जो होता है मनी इल्यूजन होता है, यानी कि वो मॉनेटरी वेजेस इंक्रीज को देखते हैं, रियल वेजेस को वो नहीं देखते। यानी कि आप अगर किसी वर्कर का 50 रुपए इस टाइम वेज है, जब 60 रुपए वेज करेंगे वो इसी चीज को नोटिस करते हैं, वो प्राइस इंक्रीज को नोटिस नहीं करते। दे आर मोर कंसर्न विद द इंक्रीज इन देयर मनी वेज रेट देन रियल वेज रेट। यानी कि जैसा हमने कहा कि जैसे ही वर्कर को लगा कि रियल वेज बढ़ गए हैं उसके, उन्होंने ज्यादा वेज की डिमांड कर दी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वर्कर रियल वेजेस नहीं देखते, यानी कि वो प्राइस को कंसिडर नहीं करते कि इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने मनी वेजेस देखते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो थे वो मेन क्रिटिसिज्म थे अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की। अब एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, पहली चीज हमने पढ़ी कि A.W. फिलिप ने 1958 में हमें दी थी फिलिप्स कर्व।
किस बेस पे दी थी उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का डाटा स्टडी किया था 1861 से लेकर 1957 तक, और उन्होंने पाया कि यहाँ पे स्टेबल और नेगेटिव रिलेशनशिप होती है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, और ये हमारी फिलिप्स कर्व थी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन थी। ठीक है, लेकिन जब 1970s का स्टैगफ्लेशन आया, यानी कि जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट एक साथ दोनों बढ़ रहे थे, तब ये फिलिप्स कर्व फेल हो गई, जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि ये फिलिप्स कर्व शिफ्ट हुई है। ओके, वहीं पे हमारे फिर फ्रीडमैन जी आए, और फ्रीडमैन ने क्या किया, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन दी, और उन्होंने क्या कहा, देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ होता है, बट लॉन्ग रन में रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता। और उन्होंने लॉन्ग रन फिजिक कर्व कैसी दी थी, वर्टिकल दी थी। अब इन्होंने यहाँ पे दो चीजों का यूज किया, एक तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने दी। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जब फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी में। उसके अलावा अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का इन्होंने यूज किया था। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि लोग जो है अपनी एक्सपेक्टेशन प्रीवियस पीरियड ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से सेट करते हैं, और वो तब तक अपनी एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं करते जब तक इकोनॉमी में एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट ना हो उनके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन से। अब यहाँ पे क्योंकि हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम अनएम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेलरेट होता है, या फिर एक्सप्लोसिव इन्फ्लेशन होता है, इसीलिए इसे हम एक्सेलरेटिंग हाइपोथेसिस ऑफ फ्रीडमैन भी कहते हैं। तो ये थी फिलिप्स कर्व के बारे में। यहाँ पे हमने पढ़ा फिलिप्स कर्व क्या होती है, यहाँ पे हमने पढ़ा अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या थी फ्रीडमैन की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन की। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।